एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है अध्याय 8, ये है एनसीईआरटी 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सबसे लास्ट चैप्टर। इसमें भी हम भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत का जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, 3 चीज़ें हम भारत का पढ़ेंगे। एक पहला जलवायु, दूसरा भारत में वनस्पति कौन कौन से है, और तीसरा वन्य प्राणी। आप इस नोट्स को देखकर अपने लिए नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ये है एनसीईआरटी का नोट्स, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हर बिगनर्स पहले एनसीईआरटी को तैयार करना चाहता है और यहाँ से आप ज़रूर अपना नोट्स तैयार कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण आदि शामिल है। जैसे मौसम का कभी गर्म या कभी ठंडा होना। तो ये मौसम के बारे में बताया जा रहा है कि वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ये मौसम ऐसा है कि एक दिन में कई तरह का हो सकता है। एक दिन में बारिश भी हो सकती है, ठंड भी हो सकती है और गर्मी भी हो सकती है। तो ये दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण आदि शामिल है। जैसे मौसम का कभी कभी गर्म हो जाना, कभी कभी ठंडा हो जाना। भारत के जो मुख्यतः मौसम है ये हैं 4। पहला है सर्दी, यानी कि दिसंबर से फरवरी तक। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण उत्तर भारत का तापमान कम होता है, इसलिए उत्तर भारत में सर्दी होती है और ये होता है महीना दिसंबर से फरवरी तक। दूसरा जो मौसम है, दूसरा है गर्मी। गर्मी होती है मार्च से मई तक। अब देखिए यहाँ दिसंबर से फरवरी हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना, और मार्च से मई तक गर्मी का लिया गया है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण तापमान अधिक और शुष्क एवं गर्म पवन, लू बहना, ये सभी होता है गर्मी में, मार्च से लेके मई तक। उसके बाद जून से सितंबर का जो है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून का आना। देखिए यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और यहाँ तिरछी पड़ती हैं। जब तिरछी पड़ेंगी सूर्य की किरणें तो वहाँ सर्दी होगी, और जब सीधी पड़ेगी सूर्य की किरणें तो वहाँ गर्मी होगी, बाकी सब भागों में सर्दी होगी। जून और सितंबर का जो महीना होता है ये है दक्षिण पश्चिम मानसून का आना। पौने बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। नमी के कारण पहाड़ों से टकराने पर वर्षा होती है। अब देखिएगा यहाँ पे ये है भारत, और ये जो है ये पश्चिम की तरफ, ये है अरब सागर, और ये है बंगाल की खाड़ी, और ये है भारत का दक्षिणी हिस्सा। तो पौने जो है इस तरफ से ये स्थल की ओर बहती हैं, और यहाँ पे है पश्चिमी घाट पर्वत, यहाँ पे है पूर्वी घाट पर्वत। तो यहाँ पे टकराने, ऐसे जब पौने बहती हैं इस इधर से, तो ऐसे यहाँ पे अरावली है, विंध्य है, सतपुड़ा है, तो ये पर्वतों से टकराने पर वर्षा करती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। शरद ऋतु जो होता है अक्टूबर नवंबर होता है, 2 महीने का, ठीक है। और ये मानसून का लौटना होता है। यहाँ पे मानसून आती है जून से सितंबर तक, और ये जो ऋतु होती है, ये अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है, ये मानसून का लौटना होता है। यानी कि जैसे मानसून गई थी वैसे उधर से लौटती है। तो जब ये लौटती है तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा करती है। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कहाँ है, तो देखिएगा तमिलनाडु जो है इस छोर पे है और आंध्र प्रदेश भी इसी छोर पे है, यानी कि पूर्वी तट पे। तो जब ये लौटती है मानसून तो यहाँ पे वर्षा करती है। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। अब देखिए ये जो पवन होती है ये स्थल भागों से लौटकर ये बंगाल की खाड़ी पूरब में है, इधर बहती है, और जब इधर आती है तो यहाँ पे टकरा के ये आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में वर्षा करती है। अब देखिए अब जलवायु के बारे में बताया जा रहा है कि जलवायु क्या है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा जलवायु कहलाती है। यानी कि दिन प्रतिदिन जो मौसम चेंज हो रहा है, किसी मतलब बहुत सारे वर्षों में हम एक अनुमान लेते हैं कि इतने वर्षों में मौसम इस तरह का रहा है, उसी का माप जो होता है, उसी की औसत दशा जो होती है, ये जलवायु कहलाती है। मानसून जो होता है अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसे मानसून कहते हैं। भारत की कृषि जो है ये वर्षा पर निर्भर है। भारत की कृषि वर्षा पर निर्भर है, क्योंकि सिंचाई जो है, बहुत गांव के लोग तो सिंचाई बहुत कम करते हैं। अगर बिल्कुल सूखा पड़ जाए तभी वो सिंचाई की तरफ जाते हैं, अन्यथा वो वर्षा का ही इंतज़ार करते हैं। किसी स्थान का जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। यानी किसी स्थान का जलवायु उसकी स्थिति, वो स्थान कहाँ स्थित है, ऊंचाई, वो कितना ऊंचा है। जैसे पर्वतों पे जो जलवायु होती है वो बिल्कुल ठंडी होती है, क्योंकि पर्वतों पे देखेंगे आप बर्फ़ जमा होता है, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ। तो वहाँ की ऊंचाई, समुद्र से दूरी कितनी है। जैसे समतल मैदान जो होते हैं ये समुद्र से 200 मीटर ऊंचे होते हैं, और समुद्र से उस
जो स्थान है जहाँ की जलवायु हम देख रहे हैं वहाँ दूरी कितनी है ये तथा उच्चावच कितना ऊंचा है पर निर्भर करती है। अतः भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि भारत में समतल मैदान भी है, पर्वत भी हैं, पठार भी हैं। और भारत जो है हम देखते हैं भारत को, तो भारत जो है इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, और इसी बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। तो इस तरह से समुद्र से दूरी के हिसाब से भी यहाँ के, अब यहाँ जो राज्य होंगे उनका जलवायु कुछ और होगा, और यहाँ जो राज्य होगा इनका जलवायु इनसे भिन्न होगा। तो ये कहीं ना कहीं समुद्र से दूरी के हिसाब से भी ये तय होता है। भारत की स्थिति और उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतम वर्षा मानसूनी पवन से होती है। देखिए भारत की स्थिति जो है उष्णकटिबंध में है, क्योंकि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब हम अभी हम जलवायु पढ़ रहे थे, भारत की जलवायु कैसी होती है। अब भारत की प्राकृतिक वनस्पति को हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति में देखिए घास है, झाड़ियाँ हैं तथा पौधे हैं जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यानी कि जंगल जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, ना उसने कोई पेड़ लगाए हैं और वो अपने आप उपजते हैं, इनको हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस है तथा फूलों वाले पौधे हैं। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल है, इनमें पत्ती जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। एकदम ऊपर देखेंगे आप तो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, नीचे पेड़ में बहुत लंबा होता है पेड़, लेकिन पेड़ में कोई पत्तियां आपको नहीं दिखेंगी। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। अब इस 5 प्रकारों को हम देखते हैं यहाँ पे कि ये कौन से 5 प्रकार हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होता है ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बहुत घने होने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाए जाते हैं। यह वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए यह हरे भरे दिखाई देते हैं, जैसे महोगनी है, एबोनी है, रोजवुड है। अब देखिए ये जो होते हैं मौसम के अलग अलग महीने में, यानी कि सारी पत्तियां जो पेड़ की होती हैं एक साथ नहीं गिरती हैं, इसलिए कभी किसी पेड़ की तो कभी किसी पेड़ की पत्तियां गिरती हैं। ये हरे भरे इसलिए हमेशा दिखाई पड़ते हैं। ये ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, और इसमें वृक्षों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। ये ऊपर से इतने घने दिखते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है अंदर जंगल में नहीं जा पाता है। फिर हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन जिसको कहते हैं। भारत के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह वर्ष के निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इसमें महत्वपूर्ण वृक्ष हैं साल है, सागौन है, पीपल, नीम, शीशम। यह वन मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के भागों में पाए जाते हैं। अब देखिए ये पर्णपाती वन और पतझड़ वन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं, इन पेड़ों की पत्तियां एक साथ एक समूह में गिरती हैं और एक साथ पूरे पेड़ की पत्तियां गिर जाती है, जबकि पेड़ ऐसे सूखे कंकाल की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो इसे हम कहते हैं पतझड़ वन, यानी कि पर्णपाती वन जो अपनी पत्तियां गिराए। तीसरा है कंटीली झाड़ियाँ। कंटीली झाड़ियों के बारे में कहा गया है कि यह शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। वृक्ष इसमें होते हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर आदि। देखिए इसमें जो होता है यहाँ पानी जो होता है बिल्कुल नहीं, ना के बराबर होता है, इसलिए इनकी पत्तियाँ जो हैं कांटों की तरह बन जाती हैं। तो ये होती हैं कंटीली झाड़ियाँ। अब देखिए अब है पर्वतीय वन। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। यह पौधे शंकुधारी वृक्ष कहलाते हैं। जैसे इसमें महत्वपूर्ण वृक्ष हैं चीड़ है, पाइन है तथा देवदार है। पर्वतीय वन ये पर्वतों पे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1500 से 2500 मीटर दिया गया है, जो पर्वत की ऊंचाई होती है वहाँ पे भी ये वन होते हैं जो शंकुदार होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये पर्वतीय वन कैसे हैं। पांचवा है मैंग्रोव वन। यह वन खारे पानी में भी रह सकते हैं या मुख्यतः पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी जो है इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी के नाम पर इस वन का नाम सुंदरवन पड़ा है। तो ये मैंग्रोव वन है जो कि खारे पानी में भी पाए जाते हैं।
अब देखिए वनों की आवश्यकता क्या है। वनों की आवश्यकता अगर आपसे पूछा जाए तो अब भी बहुत सारी आवश्यकताएं बता सकते हैं। एनसीईआरटी में जो आवश्यकताएं दी गई है, पहला है ऑक्सीजन की आपूर्ति। हम जो ऑक्सीजन की आपूर्ति अपने शरीर के अंदर करते हैं सांस लेने में, वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। दूसरा है CO2 का अवशोषण। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमारे वायुमंडल में होता है निर्मुक्त किया जाता है जीवों के द्वारा और पेड़ पौधों के द्वारा जो खाना बनाने में, तो उसको ये जो होते हैं अवशोषित करते हैं पेड़ पौधे, खाना बनाने में ही उसको अवशोषित करते हैं। मिट्टी का अपरदन रोकना, यानी कि जड़ों से जो है मिट्टी बंधे होने के कारण पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं अंदर काफ़ी दूरी तक फैली होती हैं और वो जटिल होती हैं, वो मिट्टी को बांध के रखती है। तो इस तरह से ये मिट्टी अपरदन को भी रोकने में सहायक होते हैं। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास, यानी कि जो जीव वन में, किसी भी बगीचे में या वन में जाइए, जंगल में जाइए, वहाँ कुछ ऐसे स्पेशल जीव होते हैं जो वहाँ के जलवायु के हिसाब से होते हैं। वो उनको ना ही आप पालतू बना सकते हैं और ना ही वो कहीं और रह सकते हैं। तो ये एक प्राकृतिक निवास होता है उनके लिए, जो जीव होते हैं जो जंगलों में, उनके लिए वनों में। ईंधन, चारा, लकड़ी, लाख, जड़ी बूटी, शहद, गोंद की आपूर्ति होती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो हमें वनों से ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से वनों की काफ़ी आवश्यकता है। अब देखिए 3 चीज़ें हमें पढ़ना था भारत में। एक भारत की जलवायु, दूसरा भारत जो प्राकृतिक वनस्पति थी उसके बारे में, अब तीसरा है वन्य प्राणी। अब वन्य प्राणी जो है तीसरा है और ये लास्ट है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वनों में वन्य जीवों की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों तथा कीटों का निवास होता है। तो वनों में जो है काफ़ी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। एशियाई शेर जो होते हैं गुजरात का गिर वन है वहाँ पे पाए जाते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। फिर है जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू, ये हिमालय में पाए जाते हैं। तो इस तरह से था ये वन्य प्राणियों के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पे भी है। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में तोता, मैना, बुलबुल, बतख आदि भी पक्षी देखने को मिलते हैं। तो प्रवासी पक्षी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि प्रवासी पक्षी क्या होते हैं। तो पेलिकन है, साइबेरियन, क्रेन, स्टार्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल, बतख, कर्लियू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। ये कुछ प्रवासी पक्षी हैं, जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं उसी तरीके से ये पक्षी हमारे देश में घूमने आते हैं। फिर ये किसी खास मौसम में आते हैं, जैसे कि साइबेरियन पक्षी दिसंबर के महीने में आता है लेकिन मार्च तक यहाँ पर रहता है। ये एक ऐसा टूरिस्ट है जो 2-3 महीने तक हमारे पूरे देश का भ्रमण करता है। तो इस तरह से ये था लास्ट चैप्टर 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।